हेलो। जी, आवाज़ आ रही है। मैं रमाशंकर राय यूपीएससी हिंदी के प्लेटफ़ॉर्म के आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि कल ओरिएंटेशन वीडियो में हमने देखा कि इस प्लेटफ़ॉर्म ने एक नई पहल शुरू की है कि पीवाईक्यूज़ के थ्रू हम सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ें कि जो हमारा यूपीपीएससी प्रीलिम्स आ रहा है, उसको टैकल कर पाएँ आसानी से या ज़्यादा सटीकता से। तो उसके लिए कल ओरिएंटेशन वीडियो गई थी। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो एक बार देख लीजिए। उससे ये पता चलेगा कि इस क्लास का महत्व क्या है और क्यों बन रही है, देखना क्यों चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, आज की जो क्लास है वो हिस्ट्री की क्लास है। तो हिस्ट्री थ्रू पीवाईक्यूज, उसमें जो आज का टॉपिक है वो है एंशिएंट हिस्ट्री टाइमलाइन मैप। दरअसल क्या है कि मैं आपको पीवाईक्यूज बताऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आपको एक टाइमलाइन का अंदाज़ा होना चाहिए कि कब कौन सी घटनाएं घटी या किस दौर में कौन कौन था। उसके बाद जब पीवाईक्यूज आपके पास जाएगा तो जो बताया जाएगा तो आपको एक अंदाज़ा रहेगा कि हाँ, ये किस समय की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले ओरिएंटेशन वीडियो एक बार देख लें। अगर देख चुके हैं तो यहाँ पे आइए और एंशिएंट हिस्ट्री थ्रू पीवाईक्यू और थ्रू मैप। तो इसको देख के यार कि आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई। बेसिकली पाषाण काल से लेके और हम लोग 12वीं सदी तक की बात करेंगे, जिसमें अलग अलग साम्राज्य जो आए या अलग अलग सभ्यताएं आई उनकी चर्चा करेंगे। और ये आपको हिस्ट्री पढ़ाना नहीं है, मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज नहीं है, ये आपको एक टाइमलाइन बताई जाएगी और मैप के थ्रू। लगभग 18 स्लाइड्स हैं इसमें, और जिससे आपका एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि जब कल चाहे आगे की जो क्लासेस में पीवाईक्यूज बताए जाएंगे तो किस सेक्शन से आ रहे हैं, इसमें आपको थोड़ी सुविधा हो। ऐसा ना हो कि जैसे मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि अब सब लोग हिस्ट्री पढ़ के आके बैठे हैं, मतलब सब लोग पढ़ ही के आके बैठे हैं। तो एक मोटी मोटा टाइमलाइन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हाँ, कब कौन सी चीज़ें घट रही थी, कब क्या है। और जो ये पीडीएफ है, अगर आप लोगों ने उत्साह दिखाया तो ये आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। तो अगर हम शुरू करें तो सबसे पहला है, हाँ, आज 2 बातों का ध्यान रखना है हमको। एक तो आवाज़ थोड़ी क्लियर आनी चाहिए, और दूसरी ये है कि इंग्लिश कीवर्ड्स का प्रयोग करना है, जैसा कि कल कमेंट्स में आप लोगों ने मेंशन किया था। इंग्लिश कीवर्ड्स का प्रयोग किया जाएगा आज। तो जो पहला टॉपिक है वो पूर्व या पूरा पाषाण काल। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज जो है ये 3 अलग-अलग भागों में इसको बाँटा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी लंबा मतलब ये टाइमलाइन है। तो ये पहला बोलते हैं निम्न पूर्व पाषाण काल। निम्न का मतलब ये है कि लोअर पैलियोलिथिक एज। ये अफ्रीका में 20 लाख वर्ष पूर्व ये शुरू हो गई थी। भारत में लगभग 6 से डेढ़ लाख वर्ष पूर्व। और यहाँ पे 2 ये क्षेत्र हैं भारत में, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है आपके मैप में, कि दिदवाना क्षेत्र राजस्थान में, बेलन और नर्मदा घाटी क्षेत्र जो कि मध्य भारत में है, और भीमबेटका की गुफाएँ। भीमबेटका ऐसा स्थल है जहाँ पे लगभग हर पाषाणकालीन सभ्यता, वहाँ उसके क्लू मिले हैं भीमबेटका से। और मयूरभंज, ये जो है ये पैलियोलिथिक एजेज की जो लोअर पैलियोलिथिक एजेज की साइट्स हैं वो हैं। और इसमें 2 कल्चर्स आती हैं पैलियोलिथिक एज की। एक होती है सोवन संस्कृति, वो हिंदी में सोहन कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में इसका सोवन वैली, जो कि अभी पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है। तो सोवन वैली कल्चर, और दूसरा है हैंडेक्स कल्चर। तो सोवन वैली कल्चर जो है वो चॉपिंग पेबल कल्चर बोला जाता है, कि पेबल पत्थर के टुकड़े होते हैं, उससे उपकरण बना के किस तरीके से प्रयोग किया जाता था, ऐसे उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो वजह से वहाँ पे उसको नाम दिया गया। और दूसरा हैंडेक्स संस्कृति है, जो हस्त कुठार बोल सकते हैं, हैंडेक्स हिंदी में। तो वो पाई गई है बदमुद्रे अतिरपक्कम से प्राप्त की गई है। इसके बाद अगला देखा जाए तो मध्यपुरा पाषाण काल या मिड पैलियोलिथिक एज। तो उसमें भारत में ये लगभग 1.5 लाख वर्ष से 35,000 ईसा पूर्व बीसी में शुरू हो चुकी थी, या पाई जाती है इस दौरान 1.5 लाख से 35,000 ईसा पूर्व के टाइम पे। और पत्थर की पपड़ी का इसमें जो फलक है उसका प्रयोग किया जाता है। स्क्रैपर, क्लीवर, ये अलग अलग उपकरणों के नाम है, पत्थर से ही बनाए जाते हैं। लेकिन ये पाया कहाँ जाता है ये देखना जरूरी है। ये नर्मदा, तुंगभद्रा, दक्षिणवर्ती क्षेत्रों, मुख्यतः नेवासा महाराष्ट्र, सिंहभूम, दिदवाना और भीमबेटका, ये इसकी साइट्स हैं। एक इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भाषा की जो शुरुआत मानी जाती है, जो हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं, वो इसी दौर की मानी जाती है। ये दिख रहा है, चलिए अच्छी बात। मध्यपुरा पाषाण काल में ही या मिड पैलियोलिथिक एज में ही लगभग 50,000 ईसा पूर्व, 50,000 बीसी, ये इस टाइम पे मानी जाती है कि ये भाषा की शुरुआत तब हुई थी। आगे आते हैं तो उच्च पुरा पाषाण काल या अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज में क्या है कि
ये सबसे अच्छी विशेषता ये मानी जाएगी कि ये इसमें पत्थर के फलकों का ब्लेड का आकार दिया जाने लगा। अभी खुरचनी वगैरह यूज़ की जाती थी खुरचने के लिए, पेबल्स यूज़ किए जाते थे। अब उसको ब्लेड का आकार दिया जाने लगा और स्क्रैपर, प्यूरिन मतलब ज़्यादा इस तरीके से प्रयोग किए जा रहे हैं। इस तरह के उपकरण प्रयोग किए जाने लगे। और रेनुगुंटा जो कि रेनुगुंटा और कुरनूल ये आंध्रा में है, और भीमबेटका और दिदवाना, तो भीमबेटका एमपी में है, दिदवाना राजस्थान में है। यहाँ से इसके क्लू प्राप्त हुए हैं। अगला है कि मध्य पाषाणकालीन जो मध्य पाषाणकाल या मेसोलिथिक एज बोला जाता है, तो माइक्रोलिथिक कल्चर भी बोला जाता है, क्योंकि मेसोलिथिक एज में माइक्रोलिथिक उपकरण यूज किए जाते थे। माइक्रोलिथ क्यों? क्योंकि ये छोटे होते थे, छोटे छोटे और शार्प उपकरण या मतलब इक्विपमेंट्स यूज किए जाते थे पत्थर के बने हुए। तो इस वजह से इसको माइक्रोलिथिक कल्चर भी बोला जाता है, या मेसोलिथिक एज में माइक्रोलिथिक कल्चर। उनकी विशेषता क्या थी? ये खाद्य संग्राहक थे। इसका क्या माना जाता है कि 10,000 ईसा पूर्व से ये शुरू हो गई थी, लगभग लगभग ये पाई जाती है। और नौ पाषाण जब न्यूलिथिक एज शुरू हुई तब तक ये चली। वही आगे भी पॉइंट में लिखा हुआ है कि सूक्ष्म पाषाण संस्कृति है, माइक्रोलिथ इसमें पाए जाते हैं। और इसके जो उदाहरण मिलते हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बागोर और आदमगढ़ एमपी में है, राजस्थान का बागोर है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य दोनों जगहों से प्राप्त होता है, लगभग 5,000 ईसा पूर्व, 5,000 बीसी का। दक्षिण उत्तर प्रदेश में ये पाए जाते हैं, दक्षिण भारत के कृष्णा के दक्षिण में पाए जाते हैं। इसके जो प्लेसेस हैं, इसकी साइट्स हैं। अब दक्षिण उत्तर प्रदेश में साइट्स कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं हम लोग। सराय नाहर राय, महादहा, दमदमा, ये तीनों प्रतापगढ़ में है। फिर आता है चोपनी मांडो, ये है प्रयागराज में। और फिर आता लेखैया, जो कि मिर्ज़ापुर में है। अब आगे जो हम देखेंगे वो है ये मेसोलिथिक एज का मैप है, मेसोलिथिक एज का। ये जो साइट्स हैं इसकी देखिए, तो थोड़ा हम जूम कर दें, दिख रहा है? हाँ ठीक है। अब बागोर की बात हुई है राजस्थान में, भीमबेटका की बात हुई है, आदमगढ़ की बात हुई है, दमदमा, महदहा, सराय नाहर राय, लखैया, चौपनी मांडो, महागारा, बिरभानपुर। ये इसको पॉइंट करिए, जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे उसमें देखिएगा इसका एज है, मतलब एग्जैक्टली पूछा गया है कि अब पैसरा बिहार में पाया जाता है। तो बिरभानपुर, पैसरा, सराय नाहर राय, दमदमा, महदहा, महागारा, चौपिन मांडो, ये सारे जो स्थल हैं, आदमगढ़, भीमबेटका, बागोर, रतनपुरा, लोटेश्वर, ये मेसोलिथिक एज के स्थल हैं। फिर आगे आती है न्यूलिथिक एज। तो अभी हम लोग आए हैं कि जो पूरा पाषाण संस्कृति थी वो लगभग अफ्रीका में 20 लाख साल पहले से शुरू हो चुकी थी। फिर भारत में वो दिखती है 6 लाख साल पहले से, वो ख़त्म हो जाती है और 10,000 साल पहले तक चलती है। 10,000 साल से चलता है मेसोलिथिक एज या मध्य पाषाण संस्कृति, वो नौ पाषाण के शुरू होने तक चलती रहती है। अब आता है नौ पाषाण काल। तो इसमें भी जैसे अलग-अलग जगहों पे टाइमलाइन अलग-अलग पाई जाती है। जैसे पश्चिम एशिया में जो है, पश्चिम एशिया क्या है? पश्चिम एशिया जैसे सीरिया हो गया, टर्की हो गया, आपका इराक हो गया, ये सारी जो जगहें हैं, ये पश्चिम एशिया मानी जाती हैं। तो पश्चिम एशिया में नवपाषाण की शुरुआत मानी जाती है, ये 9,000 ईसा पूर्व, 9000 बीसी। और भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये 7000 बीसी पे मानी जाती है। और इसका जो प्रमाण पाया जाता है, वो मेहरगढ़ में पाया जाता है 7000 बीसी में। फिर क्या है, विंध्य के उत्तर में नौपाषाणी स्थल जो हैं कि वो 5,000 ईसा पूर्व से प्राप्त हुए। विंध्य के उत्तर मतलब जहाँ आज हम लोग रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश जहाँ पे है, और आधा एमपी कह सकते हैं, राजस्थान और इधर बिहार तक की जो है, वहाँ पे पाया जाता है 5,000 ईसा पूर्व। इसके साक्ष्य मिलते हैं कि नौपाषाणकालीन संस्कृतियाँ पाई जाने लगी। तो नौपाषाण काल में महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती हैं? कृषि स्थायी हुई, पशुपालन, कुम्हार की चाक पाया गया। मेहरगढ़ में जो कृषि है वो 7,000, यहाँ पे एग्जैक्ट क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन 7,000 है, ये 7,000 ईसा पूर्व या कृषि। दूसरा क्या है? पालिशदार पत्थर के औजार। ये औजारों में विशेषकर जैसे हम लोग औजारों का देखा जाए तो मध्य पाषाण काल की खासियत क्या थी? माइक्रोलिथ, सूक्ष्म पाषाण। और जो न्यूलिथिक एज है, जो नौ पाषाण काल है, इसकी जो खासियत है वो है पालिशदार औजार। मतलब औजार है लेकिन उसको पालिश किए हैं। पालिश कैसे करेंगे? तो जो फैट्स होती हैं, पशुओं की वसा होती है, उससे पालिश किया जाता था। और अशोक के पत्थरों में देखेंगे उसी तरह की पालिश मिलती है, तो पालिश करने के लिए उस चीज़ का उपयोग किया जाता था।
तो विशेषकर कुल्हाड़ियाँ जो पालीदार बनाई जाती थीं, तो इस तरह के औजार आपके न्यूलिथिक एजेज में प्राप्त हुए हैं। लेखन की कला दिखनी शुरू हुई, बुनाई दिखनी शुरू हुई, ये न्यूलिथिक एज में। फिर आता है ये कुछ इस मैप में स्थल दिए हैं, जैसे उत्तर भारत में स्थल कौन-कौन से हैं? बुर्ज-होम, गुफ-कराल। मध्य गंगा घाटी में कौन से हैं? चिरांद है, लौरादेव है, चिरांद है। उसके बाद विंध्य क्षेत्र में है, में कोल्डिहवा में चावल 6500 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ था। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य एक नए जो लौरादेव का संत कबीर नगर में पड़ता है, इसका महत्व क्यों है? क्योंकि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य 9000 से 2000 बीसी में प्राप्त हुआ लौरादेव से। तो ये नई मतलब खोज के तहत ये माना जाता है कि लौरादेव में प्राचीनतम चावल के या कृषि के प्रमाण मिले। अभी तक हम मेहरगढ़ पढ़े हैं जस्ट पहले 7000 बीसी और इसमें 9000 बीसी दिखा है। अगर मेहरगढ़ न दे के लौरादेव दे तो हम लोग लौरादेव सही मानेंगे, अगर दोनों दे तभी लौरादेव सही मानेंगे। अगर मेहरगढ़ लौरादेव ना दे तो मेहरगढ़ ही सही है। इसलिए क्योंकि नए जो शोध हुए हैं उसमें पता चला कि लौरादेव में अन्य जो प्राप्तियाँ हुई हैं वो ज़्यादा पुरानी कृषि के साक्ष्य वहाँ पे प्राप्त हुए हैं। पूर्वोत्तर में गारो पहाड़ियाँ मेघालय में हम लोग को नौपाषाणी पाषाणी का स्थल प्राप्त हुए हैं। इसी तरह दक्षिण भारत में देखा जाए तो कल्लूर हो गया, कोडेकल हो गया, मस्की हो गया, संगनकल्लू हो गया, कूपगल हो गया। छोटा लिखे हो सकता है आपको दिखना हो, अब क्लियरिटी अगर हो तो संगनकल्लू, कूपगल अगल-बगल है। ब्रह्मगिरी है, टी नरसीपुर है, उतनूर है, आदिलाबाद आदिलाबाद ज़िला आंध्रा में, नागार्जुन कोंडा है। ये सारी जगहें जो हैं ये साउथ में हैं और कय्यमपल्ली भी है और इडक्कल गुफा केरल। तमिलनाडु की गुफा से प्रश्न पूछा है। इडक्कल गुफा केरल दिमाग में रखिएगा, हो सकता है कहीं से आ ही जाए। तो अब इसमें क्या है कि राख के टीले मिलते हैं नौपाषाणिक स्थलों से, कहाँ-कहाँ से मिलते हैं? तो मैंने वो गोले बनाए भी हैं, जैसे उतनूर में मिलता है, संगनकल्लू में मिलता है, इसी के नीचे है कूपगल, उसमें भी मिलता है और कोडेकल में मिलता है। तो ये दिमाग में रखना है, किनारे लिखे भी हैं, उतनूर, संगनकल्लू, कोडेकल, कूपगल में राख के टीले ऐश माउंट्स पाए जाते हैं। ठीक है? नौपाषाणिक न्यूलिथिक कल्चर में। नौपाषाण के बाद हम लोग जो हमारी जो सभ्यता आती है, जो हम देखे जाते हैं टाइमलाइन में, वो है 2400 बीसी से और 1900 बीसी में पाई जाने वाली कौन सी संस्कृति है हमारी? 2400 बीसी से 1900 बीसी। ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता इसको बोलते हैं। अब इसमें कमाल की बात ये है कि अभी हम लोग टाइमलाइन में ये पहले आती है, लेकिन उपकरण के मामले में ये एडवांस है। वो कैसे? वो इस तरह से क्योंकि जो ताम्रपाषाणी संस्कृतियाँ हैं या कैल्कोलिथिक जो एज आती है, जिसमें हम तांबे का औजार यूज करते हैं। तो तांबे का औजार होना ऐसा चाहिए कि कांसे से पहले ही उपयोग हो, लेकिन शायद हो सकता है कि तांबे के पहले जो उपयोग है उस तरह की संस्कृतियाँ हम लोग को प्राप्त अभी तक नहीं हो पाई हैं। तो हम लोग को जो टाइमलाइन में ऐसा मिलता है कि कांसे की संस्कृति या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन माना जाता है आपको सिंधु घाटी सभ्यता को। तो ये हमको पहले मिल जाती है 2400 से 1900 ईसा पूर्व, और इसके बाद या इसके पैरेलल ही ताम्रपाषाणी संस्कृतियाँ विकसित हुई। तो कह सकते हैं कि टेक्निकली एडवांस थी सिंधु घाटी सभ्यता, और बाकी जो ताम्रपाषाणी संस्कृतियाँ थी ये टेक्निकली लोअर थी, मतलब थोड़ी कमज़ोर थी उसके मामले में। और नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। इसके मैप दिखाने का पर्पज़ यही है कि इसके स्थल आपको ध्यान होने चाहिए, कौन चीज़ें कहाँ पे हैं। तो भारत में अगर देखा जाए तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे हाइलाइटेड दिखेगा, काकीगढ़ी दिखेगी आपको, फिर रोपड़ दिखेगा। रोपड़ वो स्थल है जो भारत में सबसे पहले आज़ादी के बाद उत्खनित हुआ। ठीक है? फिर आलमगीरपुर है ही, बड़गाँव है, इधर आप जाते हैं तो बनावली है, फिर कालीबंगा है, ये हड़प्पा हो गया, ये हम लोग चले जाएँगे पाकिस्तान में, हड़प्पा हो गया, बेनीवाल हो गया, गनेरी वाला हो गया, ये पाकिस्तान की जगहें हैं। के नीचे आते हैं सिंध में तो चनुदड़ो मिलता है हम लोगों को, इसके बाद बालाकोट मिलता है, आमरी मिलता है, मोहनजोदाड़ो मिलता है। और हम गुजरात में देखें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, तो धौलावीरा, तुर्कोतड़ा, फिर रंगपुर, लोथल, ये सारे मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इसके मतलब एक-एक पॉइंट कब खुदाई, मतलब किसने इसकी खुदाई की, महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ क्या-क्या रहीं, किस नदी के किनारे है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इन सारे सेक्शन से। तो सिंधु घाटी सभ्यता का आपका काल रहा 2400 से 1900 बीसी करीब-करीब। इसी दौरान से
संस्कृतियाँ कुछ ऐसी विकसित हुई जो ताम्रपाषाणिक थीं और उसके बाद भी चलती हैं। लेकिन ये जो अगला सेक्शन है वो इसी का मतलब विस्तार से वर्णन करता है कि किस प्रकार से सिंधु घाटी संस्कृतियों के अलग-अलग स्थलों का एक हल्का-सा हम लोग इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे हड़प्पा 1921 में इसकी सबसे पहले खुदाई शुरू हुई थी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। उसके बाद आता है चनहुदड़ो उसके बाद सॉरी एक चनहुदड़ो है। उसके बाद रोपड़ आता है, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई की थी, 1953 में ये शुरू हुई थी। मोहनजोदाड़ो आता है 1922, राखालदास बनर्जी। लोथल की खुदाई 1957, एस.आर. राव। कालीबंगा 1953, बीबी लाल, कमलानंद घोष। आर.एस. बिष्ट ने धौलावीरा की थी देखिए। और इसी प्रकार आगे देखेंगे बनावली की जो है, बनावली हरियाणा की, इसकी खुदाई भी आर.एस. बिष्ट ने की थी और धौलावीरा की भी, दोनों की। तो इसकी ये डिटेल्स हैं कि मतलब किस जगह किस से क्या प्राप्तियाँ हुई हैं। तो हम लोग जब प्रयास करेंगे कि जब इसके एमसीक्यू करेंगे तब इसको थोड़ा कायदे से देख लेंगे, क्योंकि उसमें प्रश्न इससे पूछे गए हैं कि ये कहाँ प्राप्त हुआ, जैसे कांसे की नर्तकी कहाँ प्राप्त हुई। तो उस समय देखते हुए हम लोग इसको कर लेंगे कि क्योंकि अभी हम लोग टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, बस ये कि कौन कब चीज़ें कब घटित हुई और उसका महत्व क्या-क्या था। तो इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हड़प्पा काल के बाद ताम्रपाषाणी संस्कृतियाँ जिसको कैल्कोलिथिक एज बोलते हैं अंग्रेजी में, वो आई कैल्कोलिथिक एज। और इसका इम्पोर्टेंस क्या था? तो हमको हड़प्पा कालीन संस्कृतियों में एक पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है कि वहाँ पे ईंटें पका के यूज़ की जाती थी, जो कि ज़्यादा ड्यूरेबल होती हैं। और जबकि पाषाणी कृषक संस्कृतियों में जो ईंटें हैं उसका कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ। दूसरा क्या है, सामाजिक असमानता यहाँ देखने को मिलती है। सामाजिक असमानता का एक लक्षण हमको मिलता है हड़प्पा स्थलों पे भी। लेकिन जैसा कि देखिए पिछले में एक जो हड़प्पा उसका जो लेआउट होता है शहर का, हड़प्पा शहर हड़प्पाई शहरों का, तो जो पूर्व की तरफ निचला नगर बसता है, जो कि ब्रॉडर होता है, और पश्चिम की तरफ गढ़ी या दुर्ग बसता है, जो कि ऊँचाई पे होता है, पश्चिम की तरफ होता है गढ़ी और दुर्ग ऊँचाई पे। अब क्या है कि जो निचला नगर है, उसकी संरचनाएँ लगभग एक जैसी होती हैं, जैसे प्लांट सिटीज़ की तरह। और ऊपर गढ़ी दुर्ग की संरचनाएँ ज़्यादा भव्य है और ज़्यादा बड़ी-बड़ी संरचनाएँ हैं, जैसे स्नानागार वगैरह गढ़ी दुर्ग से ही प्राप्त हुई हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आते-आते क्या हो गया कि सामाजिक असमानता दृष्टिगत हो गई, निवासगत अधिक्रम यहाँ पे मिलने लगा। मतलब उसमें भी हमको इसमें हायरार्की दिखती है, कैलकुलेथिक एजेज में, जैसे रहवास है उन लोगों का, कहाँ रहते हैं, उसमें हायरार्की दिखती है। कौन कहाँ रहता है, उस हिसाब से घर बड़ा, घर छोटा, चाहे उस छोटे जो मतलब उनकी सुविधाएँ उस हिसाब से सीमित हैं। तो अब जो यहाँ पे कैलकुलेथिक एजेज की जो संस्कृतियाँ हैं, वो कहाँ-कहाँ से पाई गई हैं? तो एक दक्षिण-पूर्वी राजस्थान से पाई गई है। दक्षिण-पूर्वी राजस्थान का मतलब है ये इलाका, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में कौन-सा होता है? आहार, गिलुंध है, आहार है, ताम्रवती बोलते थे आहार को, बालाथल है, ये सारे जो इलाके हैं, इनसे जो पाई गई दक्षिण-पूर्व राजस्थान में संस्कृतियाँ पाई गई। फिर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में संस्कृतियाँ पाई गई, ये रहा, नौदा टोली, कैथा, एरड़, ये सारे मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में पाई गई। फिर पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई गई। पश्चिमी महाराष्ट्र में कौन-सा? जोरवे, दैमाबाद, नेवासा, इनाम गाँव, चंदौली, सोनागाँव, ये सारी जो हैं ये पश्चिमी महाराष्ट्र में पाई गई। और दक्षिण और पूर्वी भाग में भी कैलकोलिथिक एजेज की संस्कृतियाँ पाई गई। जैसे देखें हम लोग पूर्वी भारत में देखें तो पांडु राजा ढीवी, ये वर्धमान जिले में है, महिषादल है। और मध्य घाटी में देखा जाए तो चिरांद में भी ऐसा पाया जाता है, ताराडीह में पाया जाता है, नरहन गोरखपुर में पाया जाता है, खैराडीह, बलिया गंगा नदी के किनारे ये कैलकोलिथिक एज का स्थल है, पाया जाता है। अब अगर हम दक्षिण पूर्वी राजस्थान संस्कृति या आहार या बनास संस्कृति की बात करें, तो खेतड़ी के तांबे की खान के पास स्थित था गणेश्वर का जमाव, ये गणेश्वर रहा। गणेश्वर के जमाव के पास इसका विकास माना जा रहा है, क्योंकि अब ताम्रपाषाणी संस्कृतियाँ हैं, तांबे के औजारों का उपयोग कर रही हैं, तांबे के बर्तनों का उपयोग कर रही हैं। तो उसके कहीं जमाव के अगल-बगल पाई जाएँगी। तो ये पाई जाती है जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान की है, वो गणेश्वर के पास पाई जाती है। किलुंद है, आहार है, ताम्रवती उसको बोलते थे, बालाथल है, गणेश्वर है, ये इसका इलाका है। फिर कौन-सी संस्कृति? फिर मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, मालवा क्षेत्र में संस्कृतियाँ कौन-कौन सी हैं? 3 संस्कृतियाँ यहाँ डेवलप हुई। ये आर.एस. शर्मा की जो किताब है प्राचीन भारत, उससे ये लिया गया है। तो उन्होंने बोला है कि 3 प्रकार की संस्कृतियाँ वहाँ पे डेवलप हुई, हम लोग मानेंगे भी। कैथा संस्कृति है 2000 से 1800 ईसा पूर्व, मालवा संस्कृति है 1700 से 1200 ईसा पूर्व या बीसी, और आहार संस्कृति है लगभग सेम टाइम की। उसके बाद जोरवे संस्कृति
जो कि पश्चिमी महाराष्ट्र में प्राप्त हुई। वो क्या है कि ये कोंकण तट के क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण विदर्भ विदर्भ मतलब जो पश्चिमी पूर्वी महाराष्ट्र है, विदर्भ का इलाका, उसको और कोंकण तट को छोड़ के जो लगभग बीच की एक पट्टी बचती है, कोंकण तट बहुत पतला है, तो बेसिकली पश्चिमी महाराष्ट्र का पूरा इलाका वो आता था जोरवे संस्कृति के अंदर। तो दैमाबाद सबसे जो दैमाबाद था ये, वो सबसे बड़ा जोरवे स्थल है और भारी संख्या में कांसे की वस्तुएं मिली हैं दैमाबाद से। और जोरवे संस्कृति मूल रूप से ग्रामीण ही थी, लेकिन इनाम गांव और दैमाबाद की बस्तियां नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गई थी धीरे धीरे एडवांस होते होते। मृदभांड की बात की तो वहाँ पे काले एवं लाल मृदभांड का प्रयोग किया जाता है और गंगा यमुना के दोआब में गैरिक मृदभांड संस्कृति भी पाई जाती है इसके साथ ताम्र पाषाणी संस्कृतियों के साथ। ये जो पॉइंट अगला लिखा कि ताम्र पाषाणी संस्कृतियाँ प्राक हड़प्पाई, मतलब कुछ संस्कृतियाँ ऐसी पाई गई जो हड़प्पा काल के पहले से भी उसके कुछ प्रमाण मिलते हैं। जैसा कि बताया गया ना कि हो सकता है हम लोग कांसा बनता ही तांबा से, तो तांबा बनाने वाली संस्कृतियाँ कांसे से पहले ही बनी होंगी, लेकिन हम लोग को प्राप्त नहीं हुई, कुछ प्राप्त हुई हैं, तो उसको प्राक हड़प्पाई संस्कृति बोलते हैं। कुछ संस्कृतियाँ जैसे ऐसा था कि जो ऐसा देखिए कि ये जो इलाका है, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हो रही है। के साथ-साथ भी इधर ताम्रपाषाणी संस्कृति है, इधर ताम्रपाषाणी संस्कृति है। कहीं-कहीं वो साथ-साथ में यहाँ ताम्रपाषाणी संस्कृति है, विकसित हो रही है। तो एक जैसे होता है ना कि मुंबई में, चाहे अभी पेरिस में, चाहे पश्चिमी क्षेत्र देशों में अभी अलग टेक्नोलॉजी चल रही है, हम लोग के यहाँ अलग चल रही है। अभी तो 91 के बाद से उदारीकरण के बाद से एयर कम्युनिकेशन जब से बूस्ट हुआ, तब से हम लोग काफ़ी क्लोज़ हैं, लेकिन पहले बहुत दूरियाँ थी। हम लोग 20, 30, 40 साल पीछे थे। इसी तरह यहाँ संस्कृतियाँ ये लोग भी पीछे थे। वो लोग कांसा उपयोग कर रहे हैं, ये लोग तांबा उपयोग कर रहे हैं। अभी खास संपर्क के भी प्रमाण नहीं मिलते हैं, कहीं-कहीं मिल रहे हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। तो तीनों प्रकार की संस्कृतियाँ यहाँ पाई जाती थी, प्राक हड़प्पाई, समकालीन और कनिष्ठ समकालीन। कनिष्ठ समकालीन का मतलब ये है कि जब एकदम हड़प्पा जब खत्म होने वाला माना गया कि अब यहाँ से हड़प्पा नहीं पाया जा रहा है, तो उस टाइम से कुछ-कुछ ताम्रपाषाणी या कैल्कोलिथिक संस्कृतियाँ, कैल्कोलिथिक कल्चर्स स्टार्ट हुई। ठीक है? यही वो उसी का मैप है कि जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से ये उसमें हाइलाइट करने के लिए बस था कि ये दामाबाद और निवासा, नौदा टोली, कैथा, केरन, आहार, गिलुंद, बगोर, गणेश्वर, किरांद, महीदल, पांडुराजा ढीवी, तो ये जो सारे स्थल हैं इसको मैप पे दिखाने के लिए, ये कुचाई हो गया। इधर दक्षिण में टी नरसीपुर, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, टेकलकोटा, पिकलीहल, हुम्सी, नागार्जुनकोंडा, ये सारी जो हैं ताम्रपाषाणी ये स्थल हैं। यहाँ पे कैल्कोलिथिक साइट्स हैं। ये पश्चिमी राजस्थान को ज़्यादा डिटेल में दिखाया गया है, कैसे दैमाबाद, जोरवे, इनाम गाँव और दाइमाबाद, ये जो दोनों संस्कृतियाँ थीं, ये नगरीकरण के स्तर तक पहुँच गई थी, ताम्रपाषाणी संस्कृतियाँ। और इधर एमपी में देखेंगे नौदा टोली, आदमगढ़, दंगवाड़ा, कैथा, ये सारी चीज़ें। फिर अब हम लोग टाइमलाइन में कैसे आ रहे हैं कि 2400 से 1900 बीसी करीब-करीब आपकी इंडस वैली से सिविलाइजेशन आ गई है। इसके पहले से हल्के, इसके साथ भी और इसके बाद भी ताम्रपाषाणी संस्कृतियाँ चल रही हैं। अब लगभग 1500 बीसी तक हम लोग पहुँच रहे हैं, तब आगमन होता है आर्यों का। आगमन थ्योरी मतलब कंटेस्टेड है, ऐसा माना नहीं जाता कि वो आगमन था। ऐसा माना जाता है पहले से थे, मतलब कंटेस्टेड थ्योरी है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, 1500 बीसी पहले आर्यों का आगमन हुआ, इन्वेजन हुआ। इन्वेजन का प्रमाण खास नहीं मिल रहा है, आजकल ये थ्योरी नकार दी गई है। लेकिन शुरू से पढ़ते-पढ़ते ऐसी आदत हो गई है कि 1500 बीसी पहले आर्य आए, ऐसा बोला जाता है, लेकिन प्रमाण अभी इसके प्राप्त नहीं होते हैं। फिर तो जो शुरुआती आर्य आए, तो उसमें जो आर्य आए, तो वैदिक कल्चर शुरू हुई। वैदिक कल्चर में 2 भाग में बँटी, एक ऋग्वैदिक कल्चर, दूसरा उत्तर वैदिक कल्चर। ऋग्वैदिक कल्चर मोटी-मोटा माना जाता है 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, और 1000 बीसी से जब तक महाजनपदों का उदय नहीं हो गया, तब तक चली फिर उत्तर वैदिक कल्चर। और उत्तर वैदिक कल्चर और ऋग्वैदिक कल्चर के मतलब ऋग्वैदिक कल्चर समाप्त होते-होते और उत्तर वैदिक कल्चर के साथ में आयरन एज चली। 1000 ईसा पूर्व करीब-करीब माना जाता है, 1000 बीसी में, कि आयरन लोहा खोजा जा चुका था और उसके हल या उससे काम होने शुरू हो गए। इसी वजह से उत्तर वैदिक संस्कृतियाँ आगे बढ़ीं। तो इसको इस तरह देखते हैं, इस मैप में अगर देखा जाए, तो ध्यान से देखिएगा। ये ये वाला जो इलाका है, मैप में दिख रहा है,
ये वाला, ये है ऋग्वैदिक संस्कृतियाँ या ऋग्वैदिक कल्चर इन जगहों में पाई जाती है। ये कह सकते हैं कि इसका जो पूर्वी बॉर्डर था या जो ईस्ट बॉर्डर था, वो था गंगा, वो थी गंगा। जबकि उत्तर वैदिक काल में वो बहुत आगे तक यहाँ तक चले गए, अंग जनपद तक चले गए, ठीक है? और नीचे यहाँ तक अवंती तक आ गए। अब ऐसा कहा जाता है कि जैसे हमने आयरन एज की बात की, तो जब लोहे की खोज हो गई और यहाँ आ रही है, पहले ऋग्वैदिक स्थलों पे यहाँ रहते थे, तो धीरे धीरे वो बढ़े और क्षेत्र को लेके मार मारी हुई। तो जो गंगा के क्षेत्र के या जो दिल्ली साइड के जो आ रहे थे, वो वहाँ से आगे बढ़ना शुरू हुए। लोहे की वजह से ये आसान हुआ कि जो पेड़ थे, पेड़ काटना, अब पहले ब्रॉन्ज से काटते थे, ब्रॉन्ज मुड़ जाता था, तो पेड़ की कटाई या क्षेत्र अधिग्रहित करना मतलब कृषि के लिए कर नहीं पाते थे। जबकि जब कटाई शुरू हो गई पेड़ की लोहे की वजह से और उससे जुताई भी आसान हो गई, तो ये संस्कृतियाँ तेज़ी से पूर्व की तरफ फैली। इसी के साथ-साथ ये जो मेगालिथिक जो बोलता है आयरन एज के साथ एक मेगालिथिक, साउथ में आयरन एज के साथ मेगालिथिक कल्चर पाई जाती है। ये देखिए आयरन एज मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथ का मतलब क्या है कि जब किसी को दफनाया जाता था, तो बड़े-बड़े पत्थर, ऐसा माना था कि जो भी वॉरियर्स हैं, उनको दफनाया जाएगा, तो उसके साथ बड़े-बड़े पत्थर उनके ऊपर रख दिए जाएँगे, उनकी कब्र के ऊपर। और उसपे कभी-कभी मेंशन भी होता था कि ये कहाँ, मतलब ये किस लड़ाई में मरे, चाहे कैसा। तो एक तरह समझिए कि वो उनका मतलब स्मृति स्तंभ था। तो लिथ इस तरीके से खड़े किए जाते थे। और ये आयरन एज क्यों? क्योंकि आयरन, उस समय आयरन के हथियार मिलने लगे, आयरन के उपकरण मिलने लगे और मेगालिथ भी साथ में मिलने लगे। तो आयरन एज मेगालिथिक कल्चर्स इस साउथ में हमको दिखती है इस टाइम पे। फिर और इसमें क्या है कि जो अगला मैप है, ये है आपका आयरन एज की जो साइट्स हैं इम्पोर्टेंट, कहाँ से लोहे के उपकरण हमको मिले। तो उत्तर में देखा जाए तो दादूपुर, लौरा देवा, मल्हार, राजा नल का टीला। दक्षिण में देखा जाए तो हल्लूर हो गया कर्नाटक में, बदगल हो गया कर्नाटक में। बदगल नौपाषाढ़ में भी था, आपको ध्यान होगा तो। और आदि चनल्लूर ये जो है, और ये तेलंगाना में है पूरा गुट्टा। पूरा गुट्टा जगह है, तेलंगाना में है, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में। और ये आदि चनल्लूर है। कभी कभी ये मिलाने के लिए दे देता है कि इसमें से मतलब आयरन एज सिविलाइजेशन कौन सी नहीं है, या आयरन एज साइट्स कौन कौन सी नहीं है। नौपाषाढ़ के साथ ये इसमें दे देगा। तो इस वजह से ये हल्का सा ध्यान, आप मतलब एक बार रट्टा नहीं मारना है, एक बार इसको ऐसे पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो धीरे धीरे क्लियरिटी आ जाएगी। आगे चलते हैं। ये हमारा उत्तर वैदिक समाप्त हो चुका है। अब उत्तर वैदिक का वेद है, चाहे जो बाकी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आएंगे, हम लोग एमसीक्यू करेंगे तो उसमें देखेंगे, क्योंकि वो डिटेल हमको, मतलब साहित्य की डिटेल हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग टाइमलाइन की डिटेल देख रहे हैं। टाइमलाइन कैसे कैसे आगे बढ़ी, और उसके आगे आयरन एज के साथ आगे आता है उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है, और उत्तर वैदिक काल के समाप्ति के साथ महाजनपदों का उदय होता है। तो महाजनपदों का उदय होता है, जैसा एमसीक्यू में भी आप देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है महाजनपदों की, वो 3 चीज़ें होती हैं। इसकी अवस्थिति, ये सिचुएटेड कहाँ पे है, कौन किसके पश्चिम में है, कौन किसके पूर्व में है, ये आप ध्यान देंगे। दूसरा जो होता है वो राजधानी, किसकी राजधानी कौन थी, किसकी क्या थी, किसी किसी की 2 राजधानी है। जैसे जब यहाँ पे हम देखेंगे, ये यहाँ पे, ये देखिए कौशल की, ये कोसला की राजधानी 2 है, श्रावस्ती और साकेत, अयोध्या, ठीक है। ये काशी महाजनपद है, इसकी राजधानी वाराणसी है। मल्ल की कुशीनारा, वैशाली, वज्जी की वैशाली, मगध की राजगृह, अंग की चंपा, ये चेद की
सुक्तिमती मानी जाती है और त्रिपुरी भी मानी जाती है। मतलब इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन सुक्तिमती मुख्य रूप से मानी जाती है। और सॉरी, अवंती की, उज्जैनी और महिष्मती का महत्वपूर्ण क्षेत्र, महत्वपूर्ण एक जो शहर था वो विदिशा भी था। मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा, कुरु का इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर और वत्स का कौशाम्बी। पांचाल का की दो राजधानियां हैं, अहिच्छत्र और काम्पिल्य। तो काम्पिल्य लगभग फर्रुखाबाद के बाद पड़ता है और अहिच्छत्र बरेली में पड़ता है। तो और इसके बाद दक्षिण में देखिए, उत्तर में देखिए, तो यहाँ गांधारा है। ये तक्षशिला इसकी एक महत्वपूर्ण शहर, इसका पुष्कलवती भी है। कम्बोज का कपिशा। दक्षिण में देखा जाए, अशमक दक्षिणतम था। ये भी पूछता है कि ये है मतलब ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, तो ये है चंपा ईस्टर्न मोस्ट। साउदर्न मोस्ट असमक, और नादर्न मोस्ट तो ये कम्बोज। नॉर्दर्न मोस्ट कम्बोज है। कभी कभी पूछ देगा कि मगध के पूर्व में कौन था, मगध के पश्चिम में कौन था, ऐसा पूछ सकता है, या कोशला के दक्षिण में कौन था। तो इसको आप मैप के थ्रू देखेंगे तो ये ध्यान रहेंगी चीज़ें। फिर आते हैं अशोक का काल। अशोक का काल आता है, अशोक जाने ही गए थे अपने स्तंभों की वजह से। मतलब उनके स्तंभों को पढ़ा गया तो पता चला कि अशोक जैसा इतना महान राजा यहाँ पे था। और इस मतलब मैं छोटा इसलिए कर रहा हूँ कि ये क्षेत्र देखिए, ये ये उनके स्तंभ है, स्तंभ प्राप्त हुए यहाँ से। तो आज के समय में अपना सोचिए कि आप कितनी दूर अभी तक आप ट्रेवल किए हैं, जो भी आपकी उम्र होगी, 20, 25, 30 जो भी होगी, 35। और वो अशोक, वो राजा उस समय में 300 BC की बात हो रही है, क्षेत्र को कैसे कवर किया और अपने स्तंभ कैसे लगवाए, क्या स्केल रही होगी, क्या आर्मी रही होगी, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे रहे होंगे, ये देखने वाली बात है। खैर, इसमें हम लोग सबसे मुख्य रूप से दो चीज़ें चिन्हित करेंगे। एक है मेजर रॉक एडिक्ट्स, जो होता है प्रमुख शिलालेख, जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। मुख्य शिलालेख बोला जाता है। ये 14 माने जाते हैं। ठीक है, अब ये है 14, क्या 14 होने का मतलब क्या, 14 जगह से पाए जाते हैं। तो इसीलिए आपको मैं ये फोटो इसमें लगाया था कि ये स्तंभ लेख का है, लेकिन बस इससे ये पता चलेगा कि देखिए यहाँ पे गैप दिख रहा है, ये गैप। तो जो एडिक्ट्स लिखे गए, शिलालेख लिखे गए, वो इस तरह, मान लीजिए एक शिलालेख हो गया, दो शिलालेख हो गया, तीन शिलालेख हो गया, ये देख नहीं रहा, हाँ ये इस तरीके से। तो शिलालेख इस तरह से, मतलब 1 पॉइंट 14 शिलालेख का मतलब है कि 14 रॉक एडिक्ट्स का मतलब है 14 पॉइंट्स। और वो नेसेसरी नहीं है कि एक, मतलब एक ही लाइन का होगा, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब बड़े बड़े हैं शिलालेख। यहाँ पे देखिए स्तंभलेख में जैसा लिखा हुआ है, इस तरह से रॉक एडिक्ट्स में भी ये पाया जाता है। तो 14 पॉइंट्स हैं, जैसे ये 14 मुख्य शिलालेख का मतलब क्या है, 14 पॉइंट्स हैं। और जो ये शिलालेख है, मुख्य शिलालेख, ये पाए गए हैं 10 स्थानों से, 10 स्थानों से। इसको मैप में लोकेट करेंगे हम लोग, और उसके बाद देखेंगे कि स्तंभलेख, स्तंभलेख इधर चर्चा कर लेते हैं। मेजर पिलर एडिक्ट्स, ये कितने हैं, एक को छोड़ के सब में 6 हैं और एक में 7 हैं। इसका मतलब क्या है, लगभग सब में 6 पॉइंट हैं और एक में 7 पॉइंट है। ये कितने जगहों से पाए गए हैं, ये 7
जगहों से पाए गए हैं। उसको भी मैप में हम लोग लोकेट करेंगे। कैसे लोकेट करेंगे? देखिए, यहाँ पे दिया गया है मुख्य शिलालेख के लिए बिंदु बनी है। तो कांधार में मुख्य शिलालेख था, शाहबाज गढ़ी, मानसेहरा, कलसी में। शिलालेख का मतलब क्या है? कि रॉक होगी उस पे वो लिखे गए हैं। कलसी है। फिर उड़ीसा में 2 पाए जाते हैं, धौली और जौगढ़। धौली है पुरी में, जौगढ़ है जंगम डिस्ट्रिक्ट में। फिर आता है ईरागुड़ी, सन्नति और सोपारा और गिरनार। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 मेजर रॉक एडिक्ट्स के स्थल हैं। फिर आते हैं, इसको मिटा देते हैं, चाहे कलर चेंज कर लेते हैं अभी। दिख नहीं रहा है स्क्रीन से। हम्म पिलर एडिक्स की बात करें, 7 स्थानों से पाए गए हैं। तो कहाँ कहाँ से देखेंगे हम लोग? कैसे? ये 3 एक एक पास पाए जाते हैं। ध्यान से ये बढ़ा दे रहे हैं, 3 एक पास पाए जाते हैं। ये रहा, ठीक है। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, ब्रह्मपुरवा, ठीक है। ये 3 पिलर, मेजर पिलर एडिक्ट्स यहीं से पाए जाते हैं। 3 इधर हो गए। फिर इधर आते हैं, तो एक होता है दिल्ली मेरठ स्तंभ, एक होता है दिल्ली टोपरा स्तंभ। 5 हो गए। अब कहाँ खोजा जाए? एक कौशाम्बी में है। कौशाम्बी वाला जो है वो समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद लेते आया था, जिसको इलाहाबाद के किले में अशोक ने उसको स्थापित कराया था। तो ये कौशाम्बी में था और वहाँ से उठा के उसको इलाहाबाद के पास लाया गया। और वैसे माना जाता है कौशाम्बी जो जगह थी वो इलाहाबाद में ही थी, कोई ग्रामीण क्षेत्र है, उसका नाम है कौशाम्बी। कौशाम्बी जिले की बात नहीं हो रही थी। खैर, कितने हुए? 3 6। एक और कहाँ पे है? एक कंधार में है। कंधार में शिलालेख के साथ भी स्तंभ भी है। ये 7 स्थल हो गए। इसमें एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि ऐसा कौन सा स्थल है जिसपे मुख्य शिलालेख और मेजर मतलब पिलर एडिक्ट और मेजर रॉक एडिक्ट दोनों पाया जाता है? वो कंधार है, ठीक है। और बाकी जो सारे हैं, में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हम बोले थे कि मेजर पिलर एडिक्ट में 6 मतलब 6 एडिक्ट सब पे लिखे हैं, मतलब 6 पॉइंट लगभग पाए जाते हैं। लेकिन एक 7 जो एक्स्ट्रा पाया जाता है वो दिल्ली टोपरा वाले पे पाया जाता है। ये दिल्ली टोपरा वाला है, 7 पाए जाते हैं। बाकी 7, बाकी जो 6 एडिक्ट बचे वो उस पे पाए जाते हैं 6-6 पॉइंट्स, तो उन बाकी 6 जगहों से। तो ये अशोक का टाइम हो गया। अशोक लगभग 300 बीसी या उसके कुछ पहले से पाया जाता है, मतलब 300 बीसी, मतलब 300 तीसरी सदी ईसा पूर्व में वो मिलता है अशोक। अशोक के बाद अशोक का जो जैसे बिंदुसार हुए, के बाद अशोक हुए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के बाद जो आया, मौर्य के बाद जो आए वो आए शुंग। शुंग के समय और कौन कौन से, जैसे शुंग के बाद उसको बोलते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में कौन कौन राज्य या कौन कौन से डायनेस्टीज एक साथ थी? तो शुंग थी, सॉरी, शुंग, सातवाहन, केदी, चोल, पांड्य, चेर, यहाँ उत्तर पश्चिम में अर्जुनायन, शक थे, इंडो ग्रीक थे, टीबी थे, पर्थियन थे, कुषाण थे, यौधेय थे, जो कि पंजाब क्षेत्र में पाए जाते थे टाइम पे। यहाँ पे मुख्य रूप से ये देखना है कि अक्सर ये होता, जैसे ये लगभग 500 साल का लेखा जोखा है। लेकिन जो आने का, विदेशियों का आने का क्रम था, तो सबसे पहले आए थे इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक के बाद कौन आया? के बाद आए थे शक, के बाद आए थे सोलो या
पर्थियन, फिर आए कुषाण। ये आने का क्रम है, ये तो पीसीएस में डायरेक्ट पूछा भी था और ये मतलब थोड़ा महत्वपूर्ण है, मतलब हो सकता है कि एलिमिनेशन में किसी कमेंट में आ जाए, एलिमिनेट करने में वो आपका रूल हो जाए कि हम एलिमिनेट कर देते हैं इसका, जो उसका जो क्रोनोलॉजी है वो गलत दी रही तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे कभी कभी आता है कि शुंग के समय और कौन सी डायनेस्टीज मतलब उसमें प्रेजेंट थी, तो चेद थी तो हाँ थी भाई, चोल भी थे पांड्या भी थे, चेर भी थे, सातवाहन भी दिखते हैं। तो 200 बीसी से 300 एडी का ये मैप है, जो बताता है कि ये शक्तियाँ इस टाइम पे, पावर्स इस टाइम पे वर्क कर रही थी, इस टाइम पे प्ले कर रही थी अपना काम। फिर इसके आगे 300 एडी से 600 एडी, तो हम लोग को जैसे अगर थोड़ा बहुत इतिहास हम जानते हैं तो पता है कि 300 एडी के बाद से गुप्त आगे, और गुप्त के साथ वाकाटक थे, क्योंकि जो चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी प्रभावती गुप्त, उनका विवाह वाकाटक नरेश के साथ हुआ था। इसी समय उड़ीसा के समय में, उड़ीसा साइड में नल थे, वहीं पितृभक्त भी थे। गोदावरी डेल्टा में माठर थे, कृष्णा डेल्टा में विष्णु कुंडिन थे, पल्लव थे ही, बाढ़ थे, कदम्ब थे। तो इसमें रट्टा नहीं मारना है, बस इस मैप को देखना है, ये टाइम देखना है, टाइमलाइन देखनी है कि 300 एडी से 600 एडी के बीच गुप्त थे, वाकाटक थे, नल, पितृभक्त, माठर, विष्णुकुंडिन, बाढ़, पल्लव, कदम देख लेना है, हो सकता है एग्जाम में याद आ जाए, काम बन जाएगा, कितना करना है। उसके बाद हम जानते हैं कि जो प्राचीन काल का कई सारी किताबों में यहाँ से जब हर्ष आते हैं, हर्ष के साथ समाप्त कर दिया जाता है। हर्ष खैर थोड़ी देर बाद आते हैं, लेकिन यहाँ पे समाप्त किया जाता है। हालांकि पूर्व मध्यकाल इसमें जोड़ा गया है, तो एंशियंट हिस्ट्री के साथ ही पूर्व मध्यकाल, जो कि 600 से 1200 माना जाता है, को इसमें जोड़ दिया गया है। तो हम लोग और आगे इसमें जाएंगे टाइमलाइन देखते हुए। वो ये है कि 550 से 700 एडी में कौन कौन से शक्तियाँ यहाँ पे काम कर रही थी। तो पुष्यभूति, जो कि हर्ष के लिए फेमस है, हर्ष थे। मौखरी कौन था? हर्ष की बहन थी राजश्री, उनका विवाह हुआ था मौखरी नरेश गृहवर्मन से। इनको ये जो पाल थे यहाँ के, माफ़ करिए, पाल नहीं थे वो, बंगाल के राजा थे, और उनसे उन्होंने उनके साथ लड़ाई हुई, हर्ष ने उनको हरा भी दिया था। तो इधर हर्ष से चालुक्य थे, पुलकेशिन पुलकेशिन द्वितीय हर्ष के समय थे। माना जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने इनका जो अभिलेख है इसमें बताया गया कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को हराया था नर्मदा नदी के किनारे। मैत्रक थे इस टाइम में। मैत्रक क्या किए थे? मैत्रक प्रसिद्ध इसलिए हैं, मतलब हम लोग के इतिहास में फ़िलहाल के लिए, जैन संगीति जो दूसरी वाली थी, ये इनको प्रश्रय दिए थे, इनको करवाए थे ये। दक्षिण में देखते हैं और पूर्व में देखते हैं। जलोद्भव पहले भी थे, अभी तक बचे हुए हैं। गंग हैं उड़ीसा में, माठर हैं गोदावरी डेल्टा के पास, विष्णुकुंडिन हैं कृष्णा डेल्टा के पास, पल्लव हैं, पांडे हैं, केर हैं और कदम्ब हैं। एरियन लोग का ध्यान रखिए, ये लोग इस टाइम पे प्रेजेंट थे, ये ध्यान रखना है। फिर आते हैं 700 एडी से 1200 एडी तक। ये लगभग इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जैसे यहाँ पे तीन, जैसे राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल, ये जो त्रिभुज है, ये संघर्ष शुरुआत ये लगभग 700 एडी से इनका संघर्ष शुरू हो गया और 200 साल तक लगभग चलता रहा। लेकिन उसके बाद जो शक्तियाँ हैं, चामान, तोमर, गोहिल, गोहिल क्यों महत्वपूर्ण है? महाराणा प्रताप अंततः इनके वंश से आते हैं, मतलब राणा कुंभा गोहिल थे। तो जो मेवाड़ का इलाका है वो गोहिल क्षत्रियों का माना जाता था। गोहिल हो गए, गढ़वाल हो गए, जयचंद माना, गढ़वाल माना जाता है, खैर बदनाम ज़्यादा हो गया, लेकिन बहादुर योद्धा थे गढ़वाल। चामान थे, तोमर थे, चंदेल थे बुंदेलखंड के, जिसको जेजाक भुक्ति कहा जाता था बुंदेलखंड को। धौमकर थे उत्कल के, गंग थे कलिंग के, विष्णुकुंडिन थे, कदम्ब थे, और ये गुजरात के चालुक्य थे जिनकी राजधानी थी अहिल पाटन में लिखा है। अब क्या है कि एक चीज़ और है कि हम लोग हिंदू शाही वंश की बात करते हैं कि गजनवी जिनको हराया था, तो वो शाही वंश है पश्चिम उत्तर भारत में, यहाँ पे वो भी दिखा है।
और इसी समय घुरिद डायनेस्टी जो डेवलप हो रही है धीरे धीरे उस टाइम पे, गोरी जो गोरी जिसे बिलोंग करता है, घुरिद डायनेस्टी वहाँ पे डेवलप हो रही है। ये जो पाँच लगभग 500 साल का जो समय है, उसमें ये शक्तियाँ एक साथ काम कर रही हैं। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के जो त्रिकोणीय संघर्ष था, अंततः माना जाता है गुर्जर प्रतिहार प्रिवेल किए, और उसके बाद धीरे धीरे वो भी मतलब मिट गए। हालांकि चहमान, तोमर, गढ़वाल ये शक्तियाँ प्रबल हुई धीरे धीरे। गुहिल, इधर गुहिल का इलाका ही लगभग 11वीं सदी में, या 1000 से 11वीं सदी की बात है, गुहिल काफ़ी प्रबल होकर ये सारे इलाके कवर कर लिए थे इन्होंने, जो सिंध का इलाका है और इधर आपका राजस्थान का जो इलाका है। उसके बाद चामान प्रबल हुए तो उन्होंने तोमरों को दबाया दिल्ली के, गढ़वालों से लड़ाई उनकी चली, और अंततः यहीं से हमारा इतिहास डिसाइड होता है कि दिल्ली पे, दिल्ली की गद्दी पे विदेशी शासक आके विद्यमान होते हैं। उनका सबसे पहले गोरी आया था, रुका नहीं। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। गजनवी के आक्रमण से हमको ये दिक्कत, हम लोगों को दिक्कत नहीं होती, हम लोग का राज्य नहीं गया था। लेकिन गोरी की, जब गोरी आया उसके बाद से हम लोगों ने जो एक सेंटर था दिल्ली, उसको गंवा दिया। धीरे धीरे बाकी चीज़ें भी चली गई। तो जो अगला मैप है ये बताता है कि हम लोग दक्षिणापथ और उत्तरापथ की बात करते हैं। समुद्रगुप्त की एक उपाधि थी, सकल उत्तरापथ नाथ स्वामी। मतलब समुद्रगुप्त का सेंटर यहाँ रहा होगा कुछ, कहा था कि सकल उत्तरापथ, ये उत्तरापथ है, सकल उत्तरापथ नाथ स्वामी, और ये आपका दक्षिणापथ है, ये जो जा रहा है, हाइलाइटर का यूज करते हैं, ये देखिए, ये जो जा रहा है ये उत्तरापथ है। ये कौशाम्बी से शुरू होता था, उज्जैन गया, और उज्जैन से भारूकच्छ एक रास्ता जाता था, और दूसरा रास्ता उज्जैन से महिष्मति, और महिष्मति से होकर प्रतिष्ठान पैठन तक चला जाता था। ये ध्यान रखना है, कभी भी पूछ देता कि दक्षिणापथ पे कौन अवस्थित नहीं था, और महत्वपूर्ण है ये दक्षिणापथ। अब उत्तरापथ इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप बस एक मैप में ध्यान रखिए कि जो उत्तर की चीज़ें वहाँ रहेंगी, लेकिन कौशाम्बी को मान लेना है जंक्शन उत्तरापथ और दक्षिणापथ का। कौशाम्बी को इसलिए आपको ध्यान रखना है, और उज्जैन को ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से दो रास्ते कटते हैं, एक भारूकच्छ, या इसको भृगुगच्छ, भारूकच्छ, भरूच बोलते हैं आज इस बंदरगाह को, भारूकच्छ, और वही उज्जैन से दूसरा रास्ता महिष्मति और प्रतिष्ठान या पैठण की तरफ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से हम लोगों का आज का जो एंशिएंट हिस्ट्री का टाइमलाइन वीडियो है ये समाप्त होता है। और इस मैप को आप लोग को जब प्रोवाइड किया जाएगा, तो अगर आप लोग का उत्साह दिखा तो प्रोवाइड किया जाएगा, और इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इसको देखते जाएँ, बस देख लीजिएगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार देखेंगे, हो सकता है एग्ज़ाम में आपके दिमाग में मैप रह जाए थोड़ा-सा, और उससे काम चल जाएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।